में, पूरा टॉपिक हमारा कृषि से संबंधित है। तो उसमें हमने सबसे पहले जो शुरुआत की है वो है कृषि जलवायु प्रदेशों से। ये कृषि जलवायु प्रदेश जो है वो किसके द्वारा बांटे गए हैं, तो वेटलसी के अनुसार बांटे गए हैं। इसने 13 जलवायु प्रदेशों में इसको विभाजित किया है। और हमने अब तक जो किए हैं आदिम कृषि के अंदर स्थानबद्ध और स्थानांतरित कृषि को देखा कि कैसे स्थानबद्ध और स्थानांतरित कृषि होती है। इसमें खेतों के आकार छोटे होते हैं और ये जीवन निर्वाह कृषि होती है, बस अपने जीवन यापन के लिए ही कृषि की जाती है। गहन कृषि के अंतर्गत क्या होता है कि ये बहुत अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में होती है। जहाँ जनसंख्या बहुत अधिक होगी वहाँ उनके पेट पालने के लिए, जनसंख्या को खिलाने के लिए हमें साल के अंदर 3 से 4 फसलें लेनी होगी। तो साल में 3 से 4 फसलें लेने को क्या कहते हैं, गहनता कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद में देखेंगे आप इसमें चावल प्रधान कृषि होगी और गैर चावल प्रधान कृषि होगी। फिर हमने पशु सहचर्या के बारे में देखा कि पशुओं के साथ साथ कौन कौन सी कृषि की जाती है। और एक होती है पशुचारण जो कि घुमक्कड़ चलवासियों के द्वारा की जाती है, और एक होता है पशुपालन। तो हम आज जो पढ़ने वाले हैं वो हमारा आज का टॉपिक है पशुपालन। तो चलिए देखते हैं आज के टॉपिक को। और यहाँ पर आप देख पाएंगे कि हमने आदिम कृषि, स्थानांतरित कृषि देखी, उनके नाम देखे हैं, अलग अलग नाम है वो ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से आप देख पाएंगे कि जो चावल प्रधान कृषि है वो कहाँ पर होती है। तो ये जो पोर्शन है हमारा सारा का सारा दक्षिणी एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया, ये चावल प्रधान का है। इसीलिए जो भी मैंने मानचित्रावली आपको करवाई थी उसमें आप पहले मानचित्र बनाना सीखिए, फिर उसके बाद में देखिए कि दक्षिण एशिया में कौन से देश आएंगे, दक्षिण पश्चिम में कौन से देश आएंगे, पूर्व में कौन से देश आएंगे, ताकि आप उनके बारे में विस्तार से लिख सकें। ठीक है ना। डायग्राम तो आपको बनाना ही है, तो आपको समय मिल जाएगा और ज़्यादा लंबी चौड़ी कहानी लिखने का। फिर उसके बाद में गैर चावल प्रधान कहाँ पे होती हैं, तो हमने देखा कि जिस प्रकार जहाँ पे चावल प्रधान कृषि की जाती है उसके जस्ट ऊपर गैर चावल प्रधान कृषि की जाती है, यानी सेम वही एरिया रहेगा हमारे पास में। गैर चावल प्रधान का भी क्षेत्र कौन सा आएगा, यही एरिया। बस निम्न क्षेत्रों में जहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है वहाँ चावल होगा, और जहाँ 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वहाँ गैर चावल यानी कि गेहूँ होगा वहाँ पे। ठीक है, गेहूँ होता है साथ में सिंचाई वाले क्षेत्रों के अंदर। अब आगे देखते हैं। इसके बाद में आया था हमारे पास में पशुचारण। तो पशुचारण जो होता है ये शुष्क मरुस्थलों में होता है, शुष्क मरुस्थलों में होता है, शुष्क स्टेपीज मरुस्थलों में होता है। और इसका जो क्षेत्र है हमारे पास में वो यहाँ पर मैंने बनाया था शायद, हाँ ये रहा। तो ये हमारे पास में क्षेत्र कौन सा है, अभी पशुचारण का क्षेत्र है। ये पशुचारण का क्षेत्र आएगा। ये गहन कृषि का क्षेत्र है जिसमें चावल प्रधान और गैर चावल प्रधान होगी। और ये जो हमारे पास में भूमध्य रेखा वाला क्षेत्र है ये छोटे छोटे क्षेत्र थे थोड़े थोड़े, जहाँ पर स्थानांतरित कृषि की जाती है, स्थायी और स्थानांतरित की जाती है, वो ये वाला पोर्शन था। तो आज हमें जो पढ़ना है वो है हमारे पास में पशुपालन। तो चलिए हेडिंग लगा लेते हैं। ये वाला जो हमारा टॉपिक है वो 6 नंबर पशुपालन। हालांकि पशुपालन के बारे में हम पढ़ चुके हैं। पशुपालन जो हमारे पास में दूसरी यूनिट थी उसके अंदर हमने पशुपालन और मत्स्य के बारे में पढ़ा था। तो ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ेंगे, सीधा सा यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले देखिए कि इस प्रकार की जो कृषि होती है वो कहाँ पर की जाती है। तो यह कृषि की जाती है अर्धशुष्क, शीतोष्ण या उपोष्ण कटिबंधों में की जाती है, उपोष्ण कटिबंधों में की जाती है। और यदि उष्ण की बात करेंगे कि उष्ण में क्या होता है, तो वहाँ पशुओं का पालन नहीं किया जाता, वहाँ पशुओं का चारण किया, पशुओं को चराया जाता है बस। ठीक है, ऊँट रख लिए, उनको चराने गए और बस उनसे दूध निकाला, उनसे अपना जीवन यापन किया, तो वहाँ कोई मतलब नहीं था। यहाँ पर जो होगा पशु पालन कर रहे हैं, पशुओं को पाल रहे हैं, इसका मतलब इसके लिए बड़े बाड़े वगैरह होंगे यहाँ पर। तो हम देखते हैं कि पशुपालन के अंतर्गत सबसे पहले आप देखेंगे कि जो कृषि कार्य होगा ना, कृषि फसलें केवल यानी कृषि उत्पाद जो होते हैं ना, कृषि उत्पाद पशुओं के लिए होंगे। यहाँ पर कृषि उत्पाद किसके लिए होगा, उत्पाद पशुओं के लिए होता है, पशुओं के लिए होता है। फिर उसके बाद देखेंगे पशु जो है वो स्वयं एक उत्पाद है, पशु स्वयं उत्पाद है। इससे हमें क्या क्या मिलता है, तो दूध, दही,
उसके बाद में हम देखेंगे तो ऊन, मांस, ठीक है, दूध, दही, ऊन, मांस, इस प्रकार से ये हमारे पास में उत्पाद के रूप में प्राप्त होते हैं। अब पशु कौन कौन से होंगे तो हम आगे चलकर देखेंगे। तो पशुपालन में कृषि उत्पाद पशुओं के लिए होगा और नाम मात्र का ही खुद के लिए होगा। यहाँ पे खुद के लिए कितना होगा, सिर्फ नाम मात्र का। यानी यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो कृषि फार्म होते हैं ना, कृषि फार्म को 4 भागों में बांटा जाता है, 4 भागों में बांटा जाता है, 4 भागों में बांटा जाता है। यानी इस प्रकार से यह किसी का खेत है, अब उसको यदि पशुपालन करना है तो वो क्या करेगा, वो पहले इसके 4 हिस्से करेगा और इसमें क्या करेगा, इसमें कुछ थोड़ी बहुत फसल बोएगा ताकि वो पशुओं के लिए या व्यापार थोड़ा बहुत कर सके। फिर इसके अंदर वो अन्न बोएगा, अन्न खुद के खाने के लिए। फिर इसके अंदर वो चारागाह भूमि छोड़ेगा, चारागाह भूमि, और इसे वो खाली छोड़ेगा, ठीक है, इस प्रकार से। तो अब क्या हुआ, चारागाह और फसलों में भी कौन सी फसलें होंगी, चारे की फसलें होंगी, चारे की फसलें होंगी। तो इस प्रकार से वो जो भी चारा होगा वो पशुओं को खिलाएगा, मोटा तगड़ा करेगा और पशुओं का व्यापार करेगा। पशुओं का यहाँ पे मुख्य उद्देश्य क्या होता है, पशुपालन में मुख्य उद्देश्य क्या है, मुख्य उद्देश्य है पशु उत्पाद को बेचना, ठीक है, बेचकर धन प्राप्त करना। यहाँ पे वो दूध दही का, यहाँ पे वो निर्वाह नहीं करेगा, यानी खुद के लिए सीमित नहीं रहेगा। इस क्षेत्र के अंदर पशुचारण में क्या होता था कि वह खुद के लिए ही बस पशुओं को चराने जाता था, पशुओं को ले गया, उनसे दूध निकाला और खुद ने पिया, बस मस्ती से रहा, उसको कोई मतलब नहीं है किसी से। परंतु यहाँ पर क्या होगा, इस क्षेत्र के अंदर जो वो कृषि भी करेगा तो वो पशुओं के लिए की जाएगी और ये स्थायी होगा। पशुचारण जो होता है वो चलवासी होता है, लेकिन ये क्या होता है, स्थायी होता है। उसके बाद में हम बात करते हैं तो पशुचारण के, पशुपालन की यदि हम बात करें तो उपोष्ण कटिबंधों के अंदर, उपोष्ण कटिबंध में भेड़ पालन किया जाएगा, भेड़ पालन किया जाता है। अब भेड़ पालन के लिए बड़े बड़े बाड़े होते हैं, बड़े बड़े, यानी कि यहाँ पे जो पशुपालन होगा वो किस प्रकार से होगा, वैज्ञानिक ढंग से होगा, वैज्ञानिक ढंग से पशुओं की देखभाल की जाएगी। देखभाल कैसे की जाएगी, वैज्ञानिक ढंग से की जाएगी। फिर यहाँ पर पूंजी बहुत अधिक आवश्यक होती है, इसमें पूंजी व श्रम की अत्यधिक आवश्यकता होती है। और यहाँ पर ज़्यादातर जो काम किए जाते हैं वो मशीनों के द्वारा किए जाते हैं, मशीनों के द्वारा किए जाते हैं। यानी दूध दोहने का काम हुआ, ठीक है, पशुओं से, गायों से जो दूध दोया जाता है ना, वो किसके द्वारा किया जाता है, मशीनों के द्वारा किया जाता है। इस प्रकार से इनके लिए बड़े बड़े बाड़े बनाए जाते हैं। भेड़ की बात करें तो भेड़ की जो मुख्य नस्लें हैं उसमें देख लीजिए, राफेल नस्ल जो है, राफेल नस्ल कहाँ की है, ये फ्रांस की है, राफेल नस्ल फ्रांस की है। ब्लैक माउथ जो है ये ब्रिटेन की है। एक हमारे पास में मैरिनो नस्ल, यह है मुख्यतः या मूलतः, ये तो है तो अफ्रीका की, मूलतः अफ्रीका की है, परंतु इसको विकसित किया गया, यानी इसको थोड़ा हाइब्रिड बनाया गया, ठीक है, उच्च क्वालिटी का बनाया गया, इसमें अलग अलग संशोधन करके। तो देखिए जरा, यानी आनुवंशिक परिवर्तन करके इसके अंदर संशोधन किया गया। तो ये कहाँ पे किया गया, स्पेन के अंदर किया गया। स्पेन में इसे क्या है कि इसमें परिवर्तन किए गए, इसको विकसित किया गया वहाँ पर। फिर उसके बाद देखेंगे कि मेरिनो नस्ल की जो भेड़ है इसका सर्वाधिक पालन जो है, सर्वाधिक पालन ऑस्ट्रेलिया में किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में पूरे विश्व की 1/3 भेड़ों का पालन किया जाता है। और इसी प्रकार से सर्वाधिक ऊन उत्पादन करने वाला जो देश है, सर्वाधिक ऊन उत्पादन जो देश है
वह कौन सा देश है अभी? ऊन उत्पादन देश है वो कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया है। यहाँ बिंदबी जनजाति द्वारा जनजाति द्वारा भेड़ पालन किया जाता है, भेड़ पालन किया जाता है। इसके बाद में अगर हम बात करें तो इसके बाद में हम देखते हैं न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड भी यहीं पर ही है, इसके पास में ही है। तो न्यूजीलैंड के अंदर भी माओरी जनजाति द्वारा भेड़ पालन किया जाता है, भेड़ पालन करते हैं। ये भेड़ के बारे में हो गया। यहाँ से भेड़ से हमें क्या प्राप्त होगा? ऊन प्राप्त होगी भी, यहाँ से ऊन प्राप्त होगी। आगे देखते हैं दूसरे नंबर पर देखिए तो सूअर पालन भी, सूअर मुख्यतः सूअर जो पाला जाता है वो किसके लिए पाला जाता है अभी? मांस के लिए पाला जाता है। सूअर का पालन जो है वो मक्का की कृषि के साथ होता है, मक्का की कृषि के साथ होता है। और सर्वाधिक मक्का उत्पादन करने वाला जो है, सर्वाधिक मक्का व मांस उत्पादन करने वाला जो देश है वो है यूएसए। कौन सा है? यूएसए है, सर्वाधिक मक्का व मांस उत्पादन करने वाला है। यूएसए की जो मक्का पेटी है, यूएसए की मक्का पेटी जो है यह पूर्व में 75 सेंटीमीटर और पश्चिम में 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के बीच में सीमित है। और ये जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र मिलेगा हमें इस वर्षा वाला, वो कहाँ पर मिलेगा? मिसिसिपी मिसिसिपी, आगे मिसौरी। जब भी मैं मिसिसिपी के नाम लूँ तो क्या नाम आएगा? मिसौरी नाम आएगा अभी आगे, मिसौरी। मिसिसिपी मिसौरी जो है वो नदियां हैं यूएसए की, उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदियां हैं। तो मिसिसिपी मिसौरी की जो द्रोणी है, जो बेसिन है, वो मक्का पेटी कहलाती है। और वहाँ पर क्या किया जाता है? ये सूअर पालन किया जाता है। फिर देखिए जरा, यहाँ पर है शिकागो को विश्व की मांस मंडी कहते हैं, विश्व की मांस मंडी कहा जाता है। शिकागो को विश्व की मांस मंडी कहते हैं। और उसके बाद में हम बात करते हैं तो एक यहाँ पे है सेंट लुइस को विश्व मक्का मंडी कहा जाता है, विश्व की मक्का मंडी कहते हैं सेंट लुइस को। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं तो ये सूअर का हो गया। सूअर का अगर हम बात करें दूसरा क्षेत्र कौन सा है तो वह है यूरोप में डैन्यूब नदी बेसिन। ये डैन्यूब नदी कहाँ बहती है? बाल्कन देशों में बहती है, अब बाल्कन देशों में कौन कौन आता है वो हमने इसमें अपने मानचित्र वाली क्लास के अंदर पूरा देखा था। और डैन्यूब नदी जो है ये 10 देशों में से होकर के बहती है। तो डैन्यूब नदी का जो बेसिन है ये यूरोप के अंदर मक्का पेटी है, और मिसिसिपी मिसौरी का जो बेसिन है ये यूएसए के अंदर मक्का पेटी है। इस प्रकार से हुआ। इसके बाद देखिए गाय पालन, ठीक है, गाय पालन देखिए। तो गाय का जो मांस होता है, गाय के मांस को बीफ कहते हैं, बीफ कहा जाता है। गाय के मांस को बीफ कहा जाता है। बेसिकली गाय का जो पालन है वो किसके लिए किया जाता है? दूध, दही, पनीर, इनके लिए किया जाता है। परंतु इसके साथ में एक और उत्पाद भी है इसके द्वारा, वो है मांस। तो गाय की बात करें तो गाय का जो सर्वाधिक गाय यानी बीफ का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जो है, या गाय की नस्ल के बारे में देखो, गाय की जो नस्ल है, तो ये हमें एक नस्ल मिलेगी होलिस्टीन नस्ल। होलिस्टीन हॉलैंड यानी कि नीदरलैंड में है, नीदरलैंड में होलिस्टीन है।
जर्सी नस्ल की जो गाय है ये हमें कहाँ पर मिलेगी? यूएसए के अंदर, यूएसए में स्विस, ये एक हमारे पास में है स्विस्को नस्ल जो है ये हमें स्विट्जरलैंड मिलेगी, स्विट्जरलैंड के अंदर, स्विट्जरलैंड में। और एक है रेड डेन, तो रेड डेन जो है वो डेनमार्क में है। कहाँ पे है? डेनमार्क के अंदर। इस प्रकार से ये इसकी कुछ नस्लें हैं। और सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाला जो है, वो भारत है। भारत का पहला स्थान है दूध उत्पादन में। परंतु सर्वाधिक पशु संपदा यानी पशुओं की जनसंख्या, पशुओं की संख्या जहाँ पे बहुत अधिक है तो वो कौन सा है? ब्राज़ील में सबसे अधिक पशुओं की संख्या है। दूसरे नंबर पर आता है भारत। पशु संख्या के अंदर दूसरा स्थान है भारत का। इसके बाद यदि हम बात करें तो अर्जेंटीना जो है, अर्जेंटीना सर्वाधिक बीफ निर्यातक देश है, निर्यातक एवं उत्पादक देश है। ठीक है, हमने इसके बारे में पढ़ा भी था कि डिब्बाबंद मांस जो निर्यात करता है वो कौन है, उसके लिए प्रसिद्ध कौन है? अर्जेंटीना है। हमने जब दूसरी यूनिट हम देख रहे थे उस समय हम इसके बारे में चर्चा की थी। ये हुआ हमारे पास में दूध हो गया, और ऊन के बारे में भी हमने देख लिया। और इधर से सूअर का सर्वाधिक जो सूअर पालन है, यानी कि सबसे अधिक सूअर का मांस उत्पादन करेगा या फिर मक्का है, तो वो कौन सा है? यूएसए है। ये हमारे पास में कुछ नस्ल इनके बारे में हो गया, पशुपालन के बारे में हो गया। एक पॉइंट अपन आज और देख लेते हैं। 7वां पॉइंट जो है हमारा वो है डेयरी फार्मिंग। 7वां हमारे पास में आ रहा है डेयरी फार्मिंग। अब डेयरी फार्मिंग और पशुपालन में क्या डिफरेंस रहेगा? डेयरी फार्मिंग और पशुपालन जो है, तो पशुपालन में फिर भी जो फसलें थी हमने साथ में बोई थी वो किसके लिए बोई? साथ में हमने पशुओं के लिए और खुद के खाने के लिए भी की गई, पर और वो था जनसंख्या अधिक वाला क्षेत्र। वो जो पशुपालन वाला जो क्षेत्र था ना, वो जनसंख्या अधिक वाला क्षेत्र था। परंतु डेयरी फार्मिंग जो क्षेत्र होगा ना, ये सर्वाधिक नगरीकृत क्षेत्र होगा, जहाँ सर्वाधिक नगरीकृत जनसंख्या है, यानी नगरीय अधिवासों के कारण आधुनिक समय में शुरू हुआ। यानी इसकी शुरुआत कब हुई है? आधुनिक समय में शुरुआत हुई है। या आधुनिक युग का सबसे बड़ा जो कार्य है, और इसी के साथ ये कहाँ पर होता है? नगरीय अधिवासों के कारण इसकी शुरुआत हुई है। कौन सा इसका मुख्य कारण है? नगरीय अधिवास इसका मुख्य कारण है। यानी नगर बस्तियाँ जो नगर होते हैं वहाँ पर क्या होता है? नगरों के अंदर सर्वाधिक पशु उत्पादों की मांग पूर्ति के लिए, यानी सर्वाधिक पशु उत्पादों की मांग जो होती है वो कहाँ पे होती है? नगरों के अंदर होती है। क्योंकि गांवों के अंदर तो लगभग हर किसान के पास में 1-2 गाय वगैरह होती है, वहाँ से वो अपने उत्पादों को पूरा कर लेता है। परंतु यहाँ पर नगरों में ऐसा नहीं होता, इसीलिए नगरों के बाहर जो होता है डेयरी फार्मिंग का बहुत ज़्यादा विकास होता है, नगरों के पास में होता है विकास सबसे अधिक। और इस डेयरी फार्मिंग में क्या किया जाएगा? आधुनिक ढंग से किया जाएगा। इसको कैसे? यहाँ पर जो उत्पादन किया जाएगा वो कैसे किया जाएगा? वैज्ञानिक या आधुनिक ढंग से किया जाता है। यहाँ पूर्णतः मशीनीकृत, ये कैसा होता है? अभी मशीनीकृत होता है,
यानी यहाँ पर मानव श्रम नहीं होता। मानव श्रम जो है, मानव श्रम ये नगण्य होता है। भी मानव श्रम कैसा होता है? नगण्य होता है। परंतु पशुपालन में क्या था? पशुपालन में मशीनों का काम ज़्यादा नहीं होता, वहाँ मानव श्रम बहुत अधिक आवश्यक होती है। तो लेकिन यहाँ पर क्या होगा, इसमें मशीनीकृत बहुत ज़्यादा होगा, और मशीनीकृत होगा तो पूंजी की सर्वाधिक आवश्यकता होगी। पूंजी की सर्वाधिक उपयोग होगा। भी उपयोग होता, सर्वाधिक उपयोग होता, पूंजी का सर्वाधिक उपयोग होता है। फिर इसके बाद में आप देख पाएंगे कि कहाँ पे किया जाता है, तो नगरों के आसपास, बड़े बड़े नगरों के आसपास इसका किया जाता है। और इसी के साथ हम देखते हैं, तो अब देखिए इसका जो क्षेत्र हमारे पास में बनेगा, क्षेत्र, तो ये कौन सा क्षेत्र है? तो ये क्षेत्र लगभग शीतोष्ण कटिबंध का आ जाता है, शीतोष्ण कटिबंधीय आ जाता है। हालांकि इसका कोई क्षेत्र फिक्स नहीं है, क्योंकि जहाँ पर भी नगर होंगे तो नगर के अंदर तो डिमांड बढ़ेगी बढ़ेगी, और नगर जो है वो लगभग हर जगह पर है। तो नगरों में डिमांड होती है पशु उत्पादों की, इसीलिए नगरों के आसपास इसका क्षेत्र विकसित होता ही होता है। इसी के साथ हम देख लेते हैं, लेकिन यह है यूरोप के अंदर। यूरोप में इसका विस्तार अटलांटिक तट से मॉस्को तक है। अभी मॉस्को तक है। दूसरी बात करें, उत्तरी अमेरिका में ग्रेट लेक्स है ना, जो ग्रेट 5 लेक्स है, ठीक है, वहाँ वो क्षेत्र ग्रेट लेक्स व पश्चिमी अटलांटिक तट, अटलांटिक का पश्चिमी तट जो है, ठीक है, ध्यान रखना। जहाँ उत्तरी अमेरिका है तो उत्तरी अमेरिका का तो पूर्वी तट कहलाएगा, महाद्वीप का तो पूर्वी तट है, लेकिन अटलांटिक का कौन सा तट कहलाएगा? पश्चिमी तट। तो अटलांटिक के पश्चिमी तट और ग्रेट 5 लेक्स का जो क्षेत्र है, वहाँ पर इसका सर्वाधिक होता है उत्पादन, वहाँ पर इसको किया जाता है, सर्वाधिक इसका विस्तार है। यूरोप के अंदर बात करें तो यूरोप में अपने को नीदरलैंड, यानी ये जो क्षेत्र हमारे पास में आएगा, मैं आपको आगे मानचित्र पर दिखाता हूँ, लेकिन इसी बीच में देख लेना कि एक स्थान है डेनमार्क। डेनमार्क जो है, डेनमार्क की जो राजधानी है वो है कोपेनहेगन। कोपेनहेगन जो है वो विश्व की दुग्ध मंडी किसे कहते हैं? कोपेनहेगन को कहते हैं। और जो डेनमार्क है, ये इसे विश्व की सबसे बड़ी गौशाला कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? विश्व की गौशाला, विश्व की गौशाला कहते हैं। ये जो डेनमार्क है, इसका सर्वाधिक जो व्यापार चलता है, जो इसकी इकोनॉमिक चलती है, वो किससे चलती है? डेयरी फार्मिंग से चलती है सबसे अधिक। तो इसीलिए इसके पास सबसे गाय है। परंतु ऐसा नहीं है कि देखो सर्वाधिक गाय यहाँ पर है या सबसे बड़ी गौशाला यहाँ पर है, ऐसा नहीं है। इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसको देखने से इसकी जो यानी कि जो क्षेत्र है, उसके हिसाब से यहाँ पर गाय बहुत अधिक है, पशु बहुत अधिक है। यानी डेयरी फार्मिंग में जो मुख्य पशु होगा ना, जो मुख्य पशु होगा वो कौन सा है? गाय है। जो मुख्य पशु है वो कौन सा है? गाय होता है इसके अंदर, गाय। तो जो हमने गाय के बारे में पढ़ा था ना, वो सारे का सारा आप यहाँ पर भी रिपीट कर सकते हो। यदि आपको प्रश्न आता है कि डेयरी फार्मिंग के बारे में बताइए, है ना, लघुत्रात्मक प्रश्न आता है, तो उसमें आप ये बातें तो लिखोगे ही, साथ में जो अभी मैंने गाय के बारे में आपको बताया था, वो सारी की सारी बातें भी अपने को उसी में कन्वर्ट करनी है, ठीक है, इस प्रकार से। तो इसका मतलब ये रहता है कि यहाँ पर क्या है कि उस क्षेत्र के अकॉर्डिंग यहाँ बहुत ज़्यादा गायों की गौवंश सबसे अधिक है, इसीलिए इसको विश्व की गौशाला कहते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो ये हमारे पास में था डेयरी फार्मिंग। अब इसको थोड़ा सा मानचित्र पर देख लेते हैं, हमें कौन सा क्षेत्र मिलेगा। तो हमने जो आज की क्लास में पढ़ा है वो कौन कौन सा क्षेत्र था हमारे पास में? 2 पॉइंट हमने आज पढ़े हैं। तो ये वाला जो क्षेत्र है ना हमारे पास में, ये क्षेत्र, ये सबसे अधिक डेयरी फार्मिंग का क्षेत्र है। इसमें फ्रांस से शुरू करते हैं इसको, तो फ्रांस आएगा, ऊपर ब्रिटेन भी आ जाएगा, फिर उसके बाद में
नीदरलैंड है, लग्जमबर्ग है, डेनमार्क है, इसके बाद में जर्मनी है, पोलैंड है, फिर उसके बाद में रूस। ये वाला जो क्षेत्र है ये निम्न भूमि है, ये यूरोप की निम्न भूमि है। यदि आपने यूरोप में महाद्वीप के बारे में देखा है तो वहाँ आप देख पाएंगे कि ये वाला जो क्षेत्र है ना वो यूरोप का मैदान है, ये यूरोप का मैदान है। बाकी सब जगह पे क्या है, पठार या पर्वतमालाएं हैं, इसलिए ये उच्च भूमि है और ये यूरोप की निम्न भूमि कहलाती है। ऐसे यहाँ पर देखेंगे तो ये हमारे पास में ग्रेट 5 लेक्स का क्षेत्र है यहाँ पे। तो ग्रेट 5 लेक्स के साथ साथ में ये अटलांटिक महासागर का जो तट है, तो इस क्षेत्र में हमें क्या मिलेगा, डेयरी फार्मिंग जो है विश्व में सबसे अधिक मिलेगी। हालांकि उसका पर्टिकुलर कोई एक एरिया नहीं है डेयरी फार्मिंग का, वो हर देश के अंदर मिलती है। तो कहाँ मिलती है, हर देश के अंदर, नगरों के पास में, ठीक है, नगरीय क्षेत्र के अंदर आसपास मिलती है। और दूसरा हमने जो देखा था वो कौन सा था, हमारे पास में पशुपालन का क्षेत्र था। तो पशुपालन की यदि मैं बात करूं कि पशुपालन का क्षेत्र कौन सा आएगा, तो ये वाला जो क्षेत्र है हमारे पास में पशुपालन का हुआ। यहाँ पर भी ये वाला क्षेत्र कौन सा हुआ, पशुपालन का सर्वाधिक। फिर उसके बाद में यहाँ चलेंगे, यहाँ पर गाय हो गई। इस क्षेत्र में क्या हो गया, यहाँ पर इस तरफ तो गाय है लेकिन इस तरफ क्या है, सूअर। इस तरफ क्या है, सूअर, क्योंकि मक्का पेटी जो है वो यहाँ पर है, ठीक है, यूएसए की। उसके बाद में देख पाएंगे तो इंडिया, भारत हो गया। तो भारत के अंदर क्या हो गया, भारत है, चीन है, यहाँ पर भी क्या हो गया, पशुपालन हो गया। इसमें पशुपालन है लेकिन 2 क्षेत्र मुख्य ऐसे हैं जो डेयरी फार्मिंग के लिए प्रसिद्ध है विश्व के अंदर। तो इस प्रकार से ये हमारे जो है पॉइंट चल रहे हैं। आगे की क्लास के अंदर जो हम पॉइंट देखने वाले हैं वो मिश्रित कृषि और बागानी कृषि, उनके बारे में देखेंगे, क्योंकि ये हमारी पूरी एक यूनिट है, इसीलिए इस पर थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है।